2 है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अभी हमने थर्मल स्टेबिलिटी देखा कार्बोनेट के लिए, सल्फेट के लिए, बाइकार्बोनेट के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे जिसे क्लोराइड के लिए, ऑक्साइड के लिए, नाइट्राइड के लिए, इनके लिए तो हम दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए। एक ग्रुप सल्फेट के लिए था, कार्बोनेट के लिए, बाइकार्बोनेट के लिए, फॉस्फेट के लिए। अब दूसरा जो हम अब केस ले रहे हैं, यानी दूसरा जो ग्रुप ले रहे हैं, उस ग्रुप में या तो फ्लोराइड होगा, या तो क्लोराइड होगा, या ब्रोमाइड होगा, या ऑक्साइड होगा, या नाइट्राइड होगा। नाम याद है ना सबको, क्या बोलते हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। इन पे अगर -3 चार्ज होगा तो बोलेंगे नाइट्राइड। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर जैसे एक बार लिख के मैं बता रहा हूं, पहले इसी को ले लेते हैं, लिथियम नाइट्राइड को। लिथियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, आगे क्या छोड़ दे, चलने दीजिए। सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड और रिबिडियम नाइट्राइड और सीजियम नाइट्राइड। साउंड ब्रेक हो रहा है सर, जो जो प्रॉब्लम हो रहा है जल्दी बोलो अभी का अभी। बोर्ड इज नॉट क्लियर, साउंड इज ब्रेकिंग। आवाज आ रही है सबको? क्लियर आवाज आ रहा है? बोर्ड ब्लर हो रहा है सर। हाँ, इसको निकाल दिए, बंद कर दिए, अभी यही कनेक्टेड है। बंद हो गया ना, ऑफ हो गया, ऑफ नहीं किया तो भी चलेगा, वहां से डिस्कनेक्ट किया गया। आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है? चलो ओके। तो यहां पर ध्यान देना, अब हम दूसरा ग्रुप बना रहे हैं। दूसरा ग्रुप बोले तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, ये दूसरा ग्रुप बना रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिए, लिथियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, रिबिडियम नाइट्राइड और सीजियम नाइट्राइड। ठीक है ना? अब यहां पर ध्यान देना, इस ग्रुप के लिए अगर हमें थर्मल स्टेबिलिटी चेक करना है, थर्मल स्टेबिलिटी, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट होगा, ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो चेक किया जाएगा लाइटिस एनर्जी पे। सर बोलोगे ऐसा क्यों? तो मान लो इस कंपाउंड को लैब में चेक किया गया होगा और आयनिक वाला कंसेप्ट पे लागू नहीं हो रहा होगा, तो पहले इसको लैब में देखा गया होगा कि किसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसका कम है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसका लॉजिक बनाया गया। तो थर्मल स्टेबिलिटी का इस ग्रुप के लिए लाइटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है, आयनिक पे डिपेंड नहीं करेगा। इससे पहले जो बताया था वो आयनिक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ लिथियम नाइट्राइड में और सीजियम नाइट्राइड में किसका लाइटिस एनर्जी ज्यादा है? Which one has more lattice energy?
लिथियम नाइट्राइड में और सीजियम नाइट्राइड में किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है? और जब तुमसे लैटिस एनर्जी पूछा जाता है तो पीछे नोटबुक के पास जाते हो। लैटिस एनर्जी निकालने के लिए क्या है तुम्हारे पास तरीके? कौन से तरीके से लैटिस एनर्जी निकाला जाता है? लैटिस एनर्जी में चार्ज चेक किया जाता है, Q1 Q2। एक चीज तो ये कंफर्म हो जाता है कि अगर सेम ग्रुप से बना है तो चार्ज +1 और -3, +1 -3 +1 -3, तो चार्ज तो बराबर है। साइज याद है ना, साइज, जिसका साइज जितना कम होगा उतना ही लाइटिस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ लाइटिस एनर्जी जो चेक करेंगे वो साइज पे चेक करेंगे, किसका साइज कम है। यहाँ Q1 Q2 पे नहीं चेक करेंगे, जिसका साइज कम होगा उसका लाइटिस ज्यादा होगा। तो किसका साइज कम है? लिथियम का। नाइट्रोजन तो कॉमन है। लिथियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, इरिडियम नाइट्राइड और सीजियम नाइट्राइड। तो लिथियम नाइट्राइड में लाइटिस ज्यादा होगा। लाइटिस ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगा? थर्मल स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा होगा। जिसमें लाइटिस ज्यादा होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा, उसमें हार्डनेस ज्यादा होगा, परफेक्ट पैकिंग होगा। और परफेक्ट पैकिंग होगा तो उसको ब्रेक करना आसान नहीं है। तो इस ग्रुप के लिए हम जो लॉजिक लेके आएंगे वो लॉजिक लाइटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग देंगे। लेकिन इससे पहले जो कार्बोनेट और सल्फेट बता रहा था वहां लाइटिस मत लेके आना, वहां पर आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। कहां पर किस कंसेप्ट को अप्लाई करना है ध्यान में रखना है। इस ग्रुप के लिए इनके लिए रखा जाएगा सोडियम पोटेशियम नाइट्राइड, रिबिडियम नाइट्राइड और सीजियम नाइट्राइड। ठीक है, अब मैं आगे ऑक्साइड भी लिखवा दूं तो वही है। ऑक्साइड भी अगर मैं लिखवाऊं क्या होगा, ऑक्साइड का भी लिथियम यानी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। तो इस केस में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। जबकि इसके पहले वाला केस में थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ करता था। तो मैं अब आगे नहीं लिखवा रहा हूं, अब तुम समझ सकते हो कि थर्मल स्टेबिलिटी किस ग्रुप के लिए किस कंसेप्ट पे चेक किया जाएगा और इस ग्रुप के लिए लाइटिस पे चेक किया जाएगा। जिसका लाइटिस ज्यादा उसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, हार्डनेस ज्यादा होगा, और हार्ड ज्यादा होगा तो उसको आसानी से तोड़ना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पर लाइटिस से चेक किया जाएगा। तो डाउट नहीं आना चाहिए। अब मैं आगे नहीं लिखवा रहा हूँ, ऑक्साइड का, फ्लोराइड का, क्लोराइड का और ब्रोमाइड का एक जैसा होगा। अब तुम लोग लिख लिए होगे। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि MgF2, MgF2, MgO और Mg3N2, Mg3N2, आपको ये बताना है कि इसमें किसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, या आपको ऑर्डर लिखना है हाई टू लो। आयनिक कंपाउंड कब चेक करना है, इससे पहले वाला में। लाइटिस कब चेक करना है, इसके लिए बात क्लियर। दोनों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट से चेक किया जाएगा। अनन्या, मुझे बताओ इस क्वेश्चंस में किसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है?
किसका है? नाइट्राइड का, ऑक्साइड का या फ्लोराइड का? ठीक है, तो हम अब इस क्वेश्चन में फ्लोराइड है, ऑक्साइड है और नाइट्राइड है, तो यहाँ क्या चेक करेंगे? लाइटिस। किसका लाइटिस ज्यादा है? पहले हम इस पे चेक करेंगे लाइटिस, आयनिक नहीं चेक करेंगे, लाइटिस चेक करेंगे। लाइटिस कैसे चेक किया जाता है? चार्ज पे। अब यहाँ तुम्हें समझ में आ गया होगा, चार्ज चेक करेंगे, साइज नहीं। तो यहाँ +2 होता है और यहाँ -1 होता है, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? Q1 Q2 2। इस पे +2 होता है, यहाँ -2 होता है, तो चार्ज क्या आ जाएगा? Q1 Q2 4। यहाँ +2 होता है और यहाँ +3 होता है, तो चार्ज क्या आ जाएगा? 6। तो जिसका Q1 Q2 ज्यादा उसका लाइटिस ज्यादा। तो लाइटिस किसका ज्यादा है? Mg3n2 का। उसके बाद किसका ज्यादा है? MgO का। उसके बाद किसका ज्यादा है? ये बात क्लियर हुआ क्या? लाइटिस। लाइटिस यहां हम चेक करेंगे चार्ज के अकॉर्डिंग। थोड़ा थोड़ा और क्वेश्चंस करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि लाइटिस साइज पे चेक कर रहे हैं कि क्या चेक कर रहे हैं। और इस दिमाग में रखो कि चार्ज सेम है कि नहीं है, नहीं है तो उसी पे चेक कर लो। लाइटिस ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, सॉरी हाइड्रेशन बोल रहा हूं, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? Mg3n2 का और MgO का और MgF2 का। जिसका थर्मल स्टेबिलिटी लाइटिस ज्यादा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। ये कैसे समझ में आया? तो ये ग्रुप का हम लाइटिस पे चेक करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। क्या सबको समझ में आया? किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है ना? चलो अब हेडिंग डालो सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी, अब ये सोच लो कि आयनिक का, आयनिक में तुम्हें फजांसुल पढ़ा दिया, लाइटिस एनर्जी पढ़ा दिया, हाइड्रेशन एनर्जी, कंडक्टिविटी वगैरह सब पढ़ा दिया, ये सब हो गया। अब लास्ट टर्म बचा हुआ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में कुछ एक्सेप्शन होता है। सॉल्युबिलिटी में क्या होता है? एक्सेप्शन। तो राइट डाउन हेडिंग सॉल्युबिलिटी। बाकी में किसी में एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, बस तुम्हें इसमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमें लाइटिस एनर्जी निकालना है तो कौन सा कंसेप्ट को लगाएं। थर्मल डिफिनेशन, डिफिनेशन 10th क्लास में होता है, जाके वहां 10th क्लास में बैठ के पढ़ो, वहां मिलेगा। यहाँ डिफिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन चाहिए तो 10th क्लास में आ जाना, फिर से पढ़ाते हैं 10th क्लास में। यहाँ पर हमें अब सॉल्युबिलिटी चेक करना, तो लास्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी हो जाएगा वो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। तो इसमें आपको ये चीजें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस पूछा जाएगा किसमें लाइटिस एनर्जी ज्यादा है, तो उसके लिए क्या हमें अप्लाई करना पड़ेगा वो दिमाग में होना चाहिए। अब पूछा जाएगा कि टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर किसमें है, तो फजांस रूल या हमने जो बताया है जल्दी लॉस जल्दी गेन, उसको दिमाग में आना चाहिए। पूछा जाएगा किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर के लिए कौन सा फैक्टर काम करता है ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम अब एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, बरोबर है क्या, कि थर्मल स्टेबिलिटी के लिए क्या चेक किया जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए क्या चेक किया जाएगा, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट पे चेक किया जाएगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा ही कम है, कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया जाएगा, लाइटिस एनर्जी के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा कि हम चेक कर पाए। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि कंपेयर करवाएगा, तो जब कंपेयर करोगे 4 ऑप्शन में होगा तो कंसेप्ट ध्यान में आना चाहिए कि क्या है, तो उसके लिए रटोगे तो नहीं हो पाएगा। तो
एक बार इसको शॉर्ट नोट्स तैयार करो कि किसको किस कॉन्सेप्ट से चेक किया जाता है। लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है इसमें वो ये है सॉल्युबिलिटी। तो लास्ट जो टर्म है वो है सॉल्युबिलिटी। तो राइट डाउन हेडिंग सॉल्युबिलिटी। राइट डाउन हेडिंग सॉल्युबिलिटी। अब कोई चीज मान लो पानी में सोलूबल है। अब कोई चीज पानी में, जैसे हमने मान लो NaCl सॉल्ट को डिजोल्व करती है, तो सॉल्ट जो है वो पानी में क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। तो डिजोल्व होने के बाद ये क्या हो जाता है, इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं ना। अब मान लो कि यहां पर हमने वाटर लिया और यहां पर हमने शुगर को डिजोल्व कर दिया। यहां हमने शुगर को डिजोल्व कर दिया, तो शुगर जो है वो यहां पर आके केवल डिजोल्व होता है, डिसोसिएट नहीं होता है। एक थोड़ा सा मीनिंग समझना कि मैं बोल क्या रहा हूं। बोल ये रहा हूं कि पानी में जब हम शरबत बनाते हैं तो ये भी घुल जाता है और ये भी घुल जाता है, लेकिन घुलने के बाद, डिजोल्व होने के बाद क्या क्या हुआ, तो डिजोल्व होने के बाद जो हुआ ये आयंस में ब्रेक हो गया, लेकिन ये आयंस में ब्रेक नहीं हुआ है। क्या समझ में आया, ये केवल डिजोल्व होकर रह गया। ये कोवैलेंट कंपाउंड है, देख पा रहे हो ना, कार्बन ऑक्सीजन सब पी ब्लॉक का है। तो दिस कंपाउंड इज कोवैलेंट, इसमें शेयरिंग हुआ है, और दिस कंपाउंड इज आयनिक। तो पानी में सॉल्ट भी डिजोल्व हुआ और पानी में शुगर भी डिजोल्व हुआ, लेकिन आफ्टर डिजोल्व इट डिसोसिएट, ब्रेक हो गया। लेकिन आफ्टर डिसोसिएट ये ब्रेक नहीं हुआ, ये पानी में बस डिजोल्व हुआ है, इसके आयंस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यानी कि C+ बन गया, H+ बन गया, O+ बन गया। तो यहां पर हम एक बात ये बोल सकते हैं, अब NaCl की जगह पर हम आयनिक कंपाउंड ले सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आर soluble इन वाटर। वाटर बोले तो पोलर सॉल्वेंट, पोलर है, ये पहले से हम जानते हैं पोलर क्या होता है। अब देखो आयनिक कंपाउंड जो होता है, अभी आयनिक है तो इस पे चार्ज तो क्रिएट होता ही होता है, तो ये भी एक पोलर है। तो ऑल आयनिक कंपाउंड आर पोलर। कोवैलेंट में हो भी सकता है पोलर और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड में मस्ट है कि चार्ज क्रिएट होगा ही, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड होगा तो उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आना मस्ट है। कोवैलेंट में हम निकालते हैं कि किस पे होगा किस पे नहीं होगा, आयनिक में हमें निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल आयनिक कंपाउंड आर पोलर। तो आयनिक कंपाउंड आर सोलुबल इन वाटर, यानी पोलर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मीनिंग समझना। लाइक डिजोल्व का लाइक का मतलब ये होता है कि सॉल्वेंट, एक तो सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, डिजोल्व होता है। अगर ये पोलर है तो ये पोलर में ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व होता है, लाइक और लाइक सेम सेम। तो पोलर सॉल्यूट आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, दोनों सेम है तो लाइक लाइक बोलेंगे। अगर ये नॉन पोलर है
अब तुम बोलोगे सर नॉन पोलर कौन होता है? बेंजीन। अच्छा ये नॉन पोलर है, तो ये कोई कंपाउंड ले लो, इसी को ले लो, चाहे पोलर है, अगर वो नॉन पोलर में डिजोल्व है, जैसे यहाँ पर अभी दिमाग में लेके चलो वाटर, वाटर इज ए पोलर, और यहाँ नॉन पोलर के तौर पे मैं लिख रहा हूं बेंजीन। बेंजीन का नाम सुने होंगे। तो बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, यानी पोलर में पोलर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व होगा। अब एक बात समझना, अगर NaCl को बेंजीन में डिजोल्व करोगे, यानी ये पोलर होगा और ये नॉन पोलर होगा, तो वहां पर सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होगी। यानी अगर NaCl को सॉल्ट को पोलर में बेंजीन में डिजोल्व करोगे तो वो सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होगा, नहीं के बराबर होगा। लेकिन वहीं NaCl को पानी में डिजोल्व करोगे तो बहुत ज्यादा वो डिजोल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूट भी पोलर और सॉल्वेंट भी पोलर, इसलिए लाइक डिजोल्व लाइक बोला गया है। सेम सेम होना चाहिए, या तो ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर होना चाहिए। अगर ये पोलर है और ये नॉन पोलर है तो ज्यादा डिजोल्व नहीं होगा, नहीं चलेगा। अगर ये ये पोलर है और ये नॉन पोलर है तो ये नहीं चलेगा, यानी उसका सोलुबिलिटी उसमें पार्शियल हो जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ये टर्म तुम्हें समझ में आया क्या? मैं क्या बोला? सोलुबिलिटी का पहला कंसेप्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। जिस पे चार्ज क्रिएट होता है उसे पोलर बोलते हैं, चार्ज नहीं होता है नॉन पोलर। 50 बार आ चुका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही पढ़ा रहा हूँ। पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। वाटर इज ए पोलर, चार्ज क्रिएट होता है, इस पे चार्ज क्रिएट नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में समझाया था ना। तो एक वर्ड याद रखना, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी सॉल्यूट भी पोलर और सॉल्वेंट भी पोलर, देन इट विल बी डिजोल्व। अगर ये पोलर रहेगा ये नॉन पोलर रहेगा तो ज्यादा उसमें सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी, सेम होना चाहिए, या तो दोनों नॉन पोलर हो। इसीलिए आयनिक जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत कम डिजोल्व होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो ज्यादा नॉन पोलर होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक मतलब जहां हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, जैसे बेंजीन इज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, C6H6। तो कहने का मतलब यह है कि जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड आर लेस सोलूबल, लेस सोलूबल मतलब नहीं के बराबर, वो इनसोलूबल है। लेस सोलूबल या नॉट सोलूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, लाइक बेंजीन। तो ऐसा स्टेटमेंट अगर आता है कि आयनिक कंपाउंड लेस सॉल्युबल है या पार्शियल सॉल्युबल है या स्प्रिंगली सॉल्युबल है, तीनों वर्ड यूज करेगा। लेस सॉल्युबल यूज करेगा या पार्शियल सॉल्युबल यूज करेगा, पार्शियल सॉल्युबल या यूज करेगा स्प्रिंगली सॉल्युबल। तो याद रखना कि ये आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम डिजोल्व क्यों होता है बताओ? आयनिक कंपाउंड जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम डिजोल्व क्यों होता है? वाई आयनिक कंपाउंड आर लेस soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है? पोलर। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? नॉन पोलर। इसीलिए एक पोलर में एक नॉन पोलर बहुत कम डिजोल्व होता है। क्या क्या समझ में आया?
याद रखना पहला पॉइंट कि आयनिक कंपाउंड का नेचर क्या होता है? पोलर होता है। इसी लोग किस में ज्यादा डिजोल्व होता है? वाटर वगैरह में। तो इसमें सोचने की बात नहीं है कि सर आयनिक में नॉन पोलर भी होगा क्या? नहीं, नॉन पोलर नहीं होगा, हमेशा पोलर ही होगा, ऑलवेज। इसीलिए आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम डिजोल्व होते हैं, क्योंकि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो एक पोलर को नॉन पोलर में जल्दी डिजोल्व नहीं होता है। पार्शियल सोलुबल या स्प्रिंगली सोलुबल, बहुत कम सोलुबल। क्या यार 4-5 पॉइंट क्लियर हो गया? क्या क्या हुआ क्लियर? आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर या नॉन पोलर? पोलर होता है ना। तो आयनिक कंपाउंड किस में डिजोल्व होना चाहेगा? वाटर में या बेंजीन में? है? तो अगर बोला जाएगा कि NaCl इज मोर डिजोल्व इन वाटर एंड लेस डिजोल्व इन बेंजीन, सही है या गलत है? स्प्रिंगली SPRI है, स्प्रिंगली सोलुबल। तो आयनिक कंपाउंड आर मोर सोलुबल इन वाटर एंड लेस सोलुबल, यानी नहीं स्प्रिंगली सोलुबल, यानी बहुत कम सोलुबल है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर नॉन पोलर, और वी नो दैट पोलर सॉल्यूट इज मोर डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। बात क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो सेकेंड पॉइंट, अगर मान लो अब यहां ध्यान देना कि अगर हम शुगर को और NaCl को डिजोल्व करते हैं तो ये डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। डिजोल्व होना मतलब घुल गया, वो जैसे शरबत बना रहे हैं तो घुल गया, शुगर भी घुल गया। लेकिन आफ्टर सोलुबल इट डिसोसिएटेड, यानी हम बोल सकते हैं कि आयनिक सॉल्वेंट will dissolved in water। ये तो उसमें डिजोल्व तो हो ही जाता है, एंड डिसोसिएटेड यानी वो ब्रेक भी हो जाता है, आयनाइजेबल भी हो जाता है। यानी आयनिक सॉल्वेंट विल डिसोसिएटेड इन वाटर एंड डिसोसिएट इनटू आयंस। जब ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए दैट्स वाई इट फ्लो द करंट। मालूम है ना कैसे करंट फ्लो करवाएगा? तुम्हें मैं बताया था कि 2 वायर लगा दो और पानी में डाल दो और उसको प्लग से लगा दो, फिर पानी को हाथ से छूना, तो वो आयंस दोनों के बीच में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आयनिक सॉल्वेंट पानी में डिजोल्व भी होते हैं और ये डिसोसिएट भी होते हैं, इसीलिए उसमें करंट फ्लो होता है। अगर वो डिसोसिएट नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं होता, और जब करंट फ्लो होता है तो वैसे सॉल्यूशन को हम, जैसे हमने NaCl को और वाटर को हमने सॉल्यूशन बना दिया, तो वैसे सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जिसमें करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसको हम सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम करंट फ्लो होता है। दैट सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो आयनिक जो सॉल्वेंट होता है वो पानी में डिजोल्व होने के साथ साथ आयंस में ब्रेक होता है, इसीलिए
जब तक वो आयंस में ब्रेक नहीं होता तब तक करंट फ्लो होता नहीं, और जब तक करंट फ्लो होगा नहीं तब तक हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि आयनिक कंपाउंड को अगर तुम पानी में नहीं डिजोल्व किए, आयनिक कंपाउंड को तुम पानी में डिजोल्व नहीं किए और उसमें तुम 2 वायर लगा दो और प्लग लगा दो, क्या करंट फ्लो होगा? नहीं, क्योंकि आयंस नहीं है ना उसके अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड जो है वो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी आयनिक सॉलिड जो है वो करंट कैसे फ्लो करवाएगा? सॉलिड पे अगर रहेगा तो कहीं फ्लो करवा सकता है, लेकिन सॉलिड में वो डिसोसिएट थोड़े ना होता है। डिसोसिएट कब होता है? आफ्टर डिजोल्विंग। जब तक पानी में डिजोल्व नहीं होगा तब तक डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करवाएगा। तो इसीलिए जो आयनिक सॉलिड अगर है वो करंट फ्लो नहीं करवाता है। यानी आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेज। याद रखना इस चीज को। जो आयनिक कंपाउंड है वो करंट फ्लो नहीं करवाएगा, सॉरी, इन करंट फ्लो नहीं करवाएगा किस फेज में? सॉलिड फेज में। लेकिन जब पानी में डिजोल्व कर दिया जाता है तो क्यों करंट फ्लो करवाने लगता है? क्योंकि वो डिजोल्व होने के बाद क्या हो जाता है? डिसोसिएट। मोल्टेन फेज में करेगा, ठीक है, फ्यूज स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में। अगर कहीं पर वर्ड आएगा ना कि मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl या फ्यूज्ड NaCl लिख लेना, ये वर्ड यूज करता है, या एक्वस NaCl, ऐसे तो सोच लेना कि ऐसे अगर लिखेगा तो उसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो फ्यूज लिखेगा या मोल्टेन लिखेगा या एक्वस NaCl लिखेगा तो उस केस में हम बोलेंगे करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहां पर बात कर लेते हैं शुगर का। यूरिया का। यूरिया का तो ये जो होते हैं वो शुगर और यूरिया, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, ये जो होते हैं ये कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये इट विल बी डिजोल्व इन वाटर, it will be dissolved in water but not dissociated। ये पानी में डिजोल्व तो हो जाते हैं लेकिन आयंस में फ्यूज मतलब थोड़ा सा उसको पानी मिलाया गया। सुगर, यूरिया एंड ग्लूकोज कोवैलेंट कंपाउंड, इट विल बी डिजोल्व इन वाटर बट नॉट डिसोसिएटेड। तो कहने का मतलब ये आयंस में नहीं बनेंगे, और जब आयंस में नहीं ब्रेक होगा, क्यों नहीं आयंस में ब्रेक होगा? क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है। तो कोवैलेंट कंपाउंड आयनिक फॉर्म में ब्रेक नहीं होते, आयनिक कंपाउंड आयनिक फॉर्म में ब्रेक होता है। आयंस कौन देगा? आयनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड आयंस नहीं देते हैं। तो इसीलिए
ये करेंट फ्लो नहीं करवाएगा, क्योंकि जब आयंस बना ही नहीं तो शुगर को तुम डाल दोगे पानी में और प्योर वाटर लेते हो, ये वाला इम्प्योर वाटर नहीं, प्योर वाटर। तो जब तुम पानी में शुगर को डालोगे तो फिर भी करंट नहीं फ्लो होगा। जब करंट नहीं फ्लो होगा तो उस केस में हम उस सॉल्यूशन को बोल देते हैं, जैसे शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक यानी करंट नहीं फ्लो होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो शुगर, यूरिया, ग्लूकोज आर कोवैलेंट कंपाउंड, इट विल बी डिसॉल्व इन वाटर बट नॉट डिसोसिएटेड। तो जब डिसोसिएट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। शुगर को बेंजीन में मिला दोगे तो डिसॉल्व होगा क्या? तो मुझे बताओ शुगर क्या है, पोलर या नॉन पोलर? बाद में अभी ये सब आएगा, अभी कोवैलेंट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पोलर होता है, पोलर है तो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगा ना। अब ये तुम बोलोगे सर ये कैसे पोलर है, अब मैं कैसे बताऊंगा ये कैसे पोलर है? तो जब कोवैलेंट हम पढ़ेंगे तब बताएंगे कि पोलर कैसे है। तो ये सब पोलर है, ये भी पोलर है, ये पोलर है, ये पोलर है। तो पोलर जो है वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगा, बेंजीन में कम होगा। लेकिन वो सब बात को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम अभी जानते नहीं हो कौन सा पोलर है कौन नहीं नॉन पोलर है। तो बस हम ज्यादा फोकस किस पे किए, आयनिक पे। तो जब हम कोवैलेंट के बारे में जान जाएंगे कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, तो तुम खुद ही इसके आइडिया लगा लोगे कि कौन किस में डिसॉल्व होगा। अभी मैं डायरेक्ट लिखवा दिया हूँ कि पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर। ये सॉल्युबिलिटी के बारे में बातें क्लियर हो गई। अब देखो जब यहाँ पर ये पानी में आता है NaCl तो इसके बॉन्ड को ये तोड़ता है वाटर, तो जो फोर्स लगाता है तोड़ने के लिए उसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये बिना इस पे फोर्स लगाए बॉन्ड टूट कैसे गया होगा? तो फोर्स लगाया होगा वाटर तभी तो उसको बोलते हैं। तो फोर्स जो लगाता है उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये हर सॉल्वेंट के लिए अपना अपना वैल्यू होता है। तो वाटर के अंदर बहुत सारा चीज डिसॉल्व ज्यादा हो जाता है। तुम पढ़े भी होगे कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के तौर पे वाटर ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि वाटर के पास पावर ज्यादा है इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और लगभग ये वैल्यू होता है 83 के आसपास। और ये सबसे सॉल्वेंट में क्या हुआ, सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 83। इसीलिए कोई चीज पानी में ज्यादा डिसॉल्व होता है। तो ये मैंने तुम्हें बताया सॉल्युबिलिटी का कुछ फंडा। अब लास्ट जो है इसका फंडा, कोई चीज पानी में डिसॉल्व इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है, जो फोर्स इसने लगाया और तोड़ा, इसके अंदर जो एनर्जी है लाइटिस एनर्जी। तो कोई चीज सोल्यूबल कब है? जब उसका लाइटिस एनर्जी कम होगा और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अगर मान लो इनसोल्यूबल कब होगा? जब उसके अंदर लाइटिस एनर्जी ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा और लाइटिस ज्यादा होगा उस केस में वो सोल्यूबल नहीं होगा। जैसे इस मार्कर को डाल दो पानी में, नहीं डिसॉल्व होगा क्योंकि उसमें लाइटिस ज्यादा है और हाइड्रेशन कम है। तो एक सोल्यूबिलिटी होने के लिए क्या कंडीशन है, पूछे जाएगा तुमसे क्वेश्चन में कि पानी में सोल्यूबल होने के लिए क्या कंडीशन है। पानी में सोल्यूबल होने के लिए कंडीशन ये है कि लाइटिस एनर्जी कम होना और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना। क्या ये बातें सोल्यूबिलिटी के रिगार्डिंग सबको क्लियर हो गया कि कोई चीज पानी में डिसॉल्व होने के लिए क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक इसको सॉरी
इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, कौन पोलर में पोलर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व होगा, ठीक है, कब करंट फ्लो होगा, कब करंट फ्लो नहीं होगा, ये सब बातें क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्युबिलिटी का कंपेयर करवाएंगे, ठीक है, जैसे LiCl है, NaCl है, KCl है, RbCl है, इसमें सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा है, किसका कम है। नेक्स्ट टाइम, आज मैं तुम्हें सॉल्युबिलिटी का पूरा कंसेप्ट बताया कि सॉल्युबिलिटी क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्या, कंपेयर का, सॉल्युबिलिटी का कंपेयर। ओके, थैंक्स टू ऑल।